नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री को इस बात का गर्व है कि पत्रकारिता छोड़ वो राजनीति में आए और समाज सेवा के लिए अपना योगदान दिया। साथ ही उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से कई सवालों के जवाब दिए। उन्होंने कहा कि चंडीगढ़ पर हमारा हक है, बड़े भाइयों को हिमाचल का हक नहीं मारना चाहिए, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे और अपना हक लेकर रहेंगे। अग्निहोत्री ने कहा कि रोजगार के साथ साथ उन तमाम वादों को पूरा किया जाएगा जो गारंटियों के रूप में सरकार ने अपने मतदाताओं से किए हैं। हिमाचल की धरोहर, वो तमाम मंदिर जो जर्जर हो चुके हैं, उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा। हिमाचल टुडे के चंडीगढ़ स्थित कार्यालय में संस्थान के स्थानीय संपादक विजयपुरी से विशेष बातचीत करते हुए उन्होंने अपने मन के राज खोले। पत्रकारिता की ऊंचाई से राजनीति के शिखर तक पहुंचे हैं आप मात्र कुछ ही वर्षों में। मुकेश जी, आप ये बताइए कि वो चंद लम्हे जो आपको बहुत याद आते हों राजनीति में रहते हुए, जब आपको यूँ लगे कि राजनीति में आकर आपको गर्व है, प्राउड है। नहीं, देखिए, राजनीति की पिच पे बरकरार रहना, जी, टिके रहना अंत तक, ये एक बहुत चुनौतीपूर्ण काम है। जी, मुझे फ़ख्र है इस बात का कि जब से हमने चुनाव लड़ना शुरू किया, जी, उस समय से लेके आज दिन तक हम लगातार चुनाव जीते हैं। जी, और पांचवी दफ़ा चुनाव जीतने का मुझे मौका मिला। राजनीति में 25 साल लगातार क्रीज पे रहना, लगातार रहना, ये मुझे लगता है कि बहुत बहुत ही टेढ़ा काम है। जी, कई बार मैं सोचता हूँ इस बात को कि सवाल ये नहीं है कि आप क्या हैं, कि किस ओहदे पे पहुँच गए हैं, लेकिन एमएलए बनना, एमएलए रहना, जी, यही एक सबसे अहम मसला है। और हम जब पत्रकारिता से राजनीति में आए, जी, तो उस समय ये माना जाता था कि पत्रकार तो नॉमिनेशन के पॉलिटिक्स के लिए होता है, ये राज्यसभा के लिए है, ये जो है चेयरमैन बनने वाले लोग हैं, ये कहीं इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में तो इनकी गणना नहीं की जा सकती। और ये भी सोचते थे कि हाँ, अगर पत्रकारिता की फील्ड से आए तो निपट जाएगा, जल्दी निपट जाएगा, एक आधे इलेक्शन में निपट जाएगा। लेकिन हमने पहला इलेक्शन जीता, लोगों ने कहा दूसरे में हार जाएगा, फिर हमने दूसरा जीता, लोग कुछ जो लोग थे वो कहते चलो तीसरा देख लेते हैं, चौथा देख लेते हैं और पांचवा देख लेते हैं। इस दफ़ा तो देश दुनिया के लोग आए। जी, लोगों ने घोषणाएं कर रखी थी कि हम मुकेश अग्निहोत्री को विधानसभा की चौखट नहीं लांघने देंगे, जी, लेकिन उसके बावजूद हम पहले से ज़्यादा बढ़त लेके जीते हैं, पहले से ज़्यादा वोट लेके जीते हैं। हर इलेक्शन में हमारा वोट बढ़ा है, हर इलेक्शन में हमारी लीड बढ़ी है। जी, और हम मानते हैं जिसने हमें पहले इलेक्शन में वोट नहीं डाला वो विवश हुआ कि दूसरे में डालें, हमने विवश किया कि तीसरे में डालें, हमने विवश किया कि अगर जिसने तीसरे तक नहीं डाला वो चौथे में डालें, और हमने ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया कि पाँचवें में जो है रिकॉर्ड मत हमें पड़े और रिकॉर्ड मार्जिन से हम जीते। और जबकि हमारे ओपोनेंट पार्टी जो है भारतीय जनता पार्टी, उस वक्त के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने लगभग ऐलान कर रखा था कि नहीं, हम इनको नहीं पहुंचने देंगे। उसके लिए उन्होंने ताकत भी लगाई, प्रधानमंत्री मोदी जी तक को जो है वहाँ पहुंचा लिया, योगी जी तक को पहुंचा लिया, सब ताकतें लग गई, लेकिन हम फिर जो है विधानसभा के भीतर हैं। जी, और इसलिए हमने कभी द्वेष की राजनीति नहीं की। जी, हमने विकास की राजनीति की, कल्याण की राजनीति की, गरीब की सेवा की राजनीति की, और हमने ये साबित कर दिया कि एक पत्रकार जो है एक सफल राजनेता हो सकता है। जी, मुकेश जी, राजनीति आज की डेट में समाज एक वर्ग मानता है उसको कि राजनीति भ्रष्टाचार की दलदल में धंस चुकी है,
लेकिन आपने एक लक्ष्मण रेखा खींच के रखी। विपक्ष में रहते हुए आप पर बहुत अधिक हमले हुए हैं। कुछ ऐसे साधन भी प्रयोग किए गए, कुछ ऐसी बातें खोजने की कोशिश की गई जिससे आपको घेरा जा सके, लेकिन आपको घेरा नहीं जा सका। कैसे सफल हुए आप अपना आप को इस दलदल से बचाने के लिए? ये देखिए, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जी। लोग योजनाएं बनाते रहते हैं कि हम हस्ती मिटा देंगे, और लेकिन और लगे भी रहे, हमेशा से लगे हैं कि क्योंकि कुछ लोग तो इसी बात में हैं कि मुकेश अग्निहोत्री की हस्ती को कैसे मिटाया जाए। जी। लेकिन वो सब लोग मिटते चले गए। जी। जिन लोगों ने हमें मिटाने की कोशिश की, वो खुद जो है हाशिए पे चले गए या वो मिटते चले गए, और हम अपने मिशन पे चले हुए हैं। मैंने आपको कहा कि एक जीवन में अगर 25 साल एमएलए बन जाए आदमी, जी। और क्या चाहिए? संतुष्टि भी तो कोई बात है। जी। हम चेयरमैन से शुरू किया सफ़र, सीपीएस हम रहे, आपके सामने मंत्री हम रहे, और उसके बाद लीडर ऑफ अपोजिशन हम रह लिए, और अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। तो इसलिए अब जो है हमें पूर्णतः संतुष्टि है। हम आभारी हैं उस जनता के जी। जिसने हमें बार बार जताया है। लोग कई दफ़ा वो कहते हैं कि मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली में के विकास के लिए ये ले गए, फलां ले गए, बजट लगा दिया। अरे भाई, नागरिकता घर से आरंभ होती है। जिसके पास कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं है, आपने देखा बड़े बड़ों की हस्तियां मिट गई, जो लोग चुनाव नहीं जीत सके। जी, शायद वो चीफ मिनिस्टर भी बन सकते थे। हाँ, अगर उनका जीते कुछ भी होते बन सकता है। आदमी एमएलए होना चाहिए, बेसिक क्वालिफिकेशन। अगर अब जो लोग ये कहते हैं कि वही मुकेश अग्निहोत्री ने कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है बहुत बड़ा डेवलपमेंट कर दिया, तो अगर हम अपना कॉन्स्टिट्यूंसी को नहीं संवारेंगे पहले, ठीक है, संतुलित विकास करना है, सबको सब जगह विकास पहुंचाना है, लेकिन जहाँ से हम आए हैं, हमारा नैतिक जिम्मेवारी है कि हम उस इलाके को नर्स करें। इसलिए मैं तो ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से आया हूँ जहाँ पे जब मैं आया था एक भी सरकारी कॉलेज नहीं था। आज 3 सरकारी कॉलेज हैं, आज एक लॉ कॉलेज है, एक जो है नर्सिंग कॉलेज है, सेंट्रल जो विश्वविद्यालय है, और ट्रिपल आईटी है, 33 सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, एसडीएम नहीं था, डीएसपी नहीं था, ये सारे दफ्तर खोले गए, सेक्रेटेरिएट बनाए गए, सिविल अस्पताल बनाए गए, पुल बनाए गए। हिमाचल का सबसे लंबा पुल वहाँ है। पानी वहाँ नहीं था, पानी का बहुत बड़े पैमाने पे पहुँचाया गया। कहीं रेन शेल्टर बनाए गए, कहीं तालाब बनाए गए, कहीं पे पार्क बनाए गए, कहीं पे चौक बनाए गए। तो कॉन्स्टिट्यूंसी भी सुंदर दिखनी चाहिए। हम अपने मिशन पे लगे रहे। सबसे आभारी हैं हम कि उस जनता का, जिस जनता ने किसी भी आंधी से, तूफान से, कोई भी देश दुनिया का नेता आ गया, कौन नहीं आया जो कि जो मुकेश अग्निहोत्री को ध्वस्त करने नहीं आया। लेकिन वो कॉन्स्टिट्यूंसी जो है एक ग्रामीण कॉन्स्टिट्यूंसी, जिसने कि एक रिकॉर्ड बना दिया लगातार जिताने का। तो इसलिए हमें उनके लिए काम करना है, प्रदेश के लिए काम करना है, हम कर रहे हैं। मुकेश जी, अब आप उप मुख्यमंत्री हैं, बहुत सी चुनौतियां हैं। जैसे जैसे व्यक्ति का कद बढ़ता है उसका दायित्व भी बढ़ जाता है। मुकेश जी, आर्थिक संकट है, ऐसे में गारंटियां भी बहुत हैं। आपने विपक्ष के नेता के रूप में बहुत गारंटियों को संजोया है और उन्हें पेश किया है। बेरोजगारी, 5 लाख लोगों को रोजगार देना है। आर्थिक संकट के रहते कैसे पूरा करेंगे और रोड मैप क्या हो? देखिए, हर काम दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति से होता है। जी। संकल्प ले लो, फैसला कर लो कि मैंने ये करना है। जैसे आपने फैसला कर लिया कि हमें चैनल लॉन्च करना है, हमें चलाना है, तो आप चला दोगे। जी। लेकिन अगर आप यही सोचते रहोगे कि चैनल लॉन्च कैसे होगा, कैसे चलेगा, कहाँ से रिसोर्सेज आएंगे, तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इच्छा शक्ति होनी चाहिए व्यक्ति में कि हमने ये करना है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में विरासत में 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा मिला है। भारी भरकम कर्जे जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए। डबल इंजन कहते थे कि ये दिल्ली में हमारी सरकार, हिमाचल में हमारी सरकार, लोगों को ठग दिया।
और ठग के जो है सत्ता हासिल कर ली, लेकिन जो है एक भी फूटी कौड़ी आप जो है केंद्र से ला नहीं सके। लगातार कर्जे उठाते रहे और उठा के आपने हिमाचल प्रदेश को 75,000 करोड़ के कर्ज के दलदल में धकेल दिया। कर्मचारियों का 11,000 करोड़ रुपए दिया नहीं, 4,000 करोड़ कर्मचारियों की पेंशन का नहीं दिया, 5,000 करोड़ कर्मचारियों का नहीं दिया, और उनके बाद डीए की किस्तें नहीं दी, जो कॉन्ट्रैक्ट वालों को जो दिया जा सकता वो नहीं दिया, एसएमसी वालों का जो देना था वो नहीं दिया, हर वर्ग विशेष का जो है। तो इसलिए, लेकिन हमने जो गारंटियां दी है, मैं एक बात आपके चैनल पे स्पष्ट तौर पे बताना चाहता हूँ, हमारी गारंटियां जो हैं उनको पूर्ण करने में हम कोई कमी नहीं छोड़ेंगे जी। हमने पहली गारंटी जैसे ही सरकार में पहले फर्स्ट कैबिनेट हुई, हमने पहली गारंटी पूरी की है, और वो हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने सोलन में अनाउंस किया था कि जैसे ही सरकार बनेगी तो कर्मचारियों को जो है पेंशन दी जाएगी जी। 1,36,000 कर्मचारियों को हमने पेंशन का अधिकार दे दिया, और जब तक वो इस दुनिया में हैं, इस अर्थ पे हैं और जीवन है उनका, उस समय तक जो है उनको पेंशन मिलेगी जी। और एक घर में 4-4, 5-5 लोग होते हैं, उनका सारा परिवार जो है उसमें स्थिरता आएगी। तो इसलिए हमने पहली गारंटी के पूर्ण करने की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं जी। फिर उसके बाद हमने कहा था महिलाओं को 1,500 रुपये देंगे, अब हम उस गारंटी पे काम कर रहे हैं जी। उस गारंटी को कैसे आगे बढ़ाना है। तो हमारी गारंटियाँ जो है उस पर किसी को शक शुबा नहीं होना चाहिए कि हम उनको पूरा नहीं करेंगे। हर गारंटी की तरफ हम आगे बढ़ेंगे और 10 की 10 गारंटियाँ हम पूरी करेंगे। संसाधन बढ़ाने के लिए क्या किया जा सकता है वो हम कदम उठाएंगे, वो उठा भी रहे हैं। आपने देखा होगा हमने पावर प्रोजेक्ट्स पे वाटर सेस लगा दिया है। पानी विभाग मेरे पास है, हमारे पास है, और हमने बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने टैक्स लगा दिया, हमने आम आदमी पे टैक्स नहीं लगाया है, किसी भी हिमाचली पे टैक्स नहीं लगाया है। ये जो टैक्स लगा है ये पन बिजली परियोजना जो चला रहे हैं उन पे लगाया गया है। पानी हमारा है, उस पे अधिकार हमारा है, आप उसका दोहन कर रहे हैं, हम उनसे कह रहे हैं कि आप पानी दोहन के बदले में हमें जो है पैसा दीजिए, तो इसलिए हमने लगाया, उससे आय होगी। ऐसे ही और संसाधन अर्जित किए जाएंगे, लगातार संसाधन अर्जित किए जाते रहेंगे, और हम किस ढंग से जो है हिमाचल प्रदेश की जो आम जनता है उसके जो अभिलाषाएं हैं उसको पूरी कैसे कर सकते हैं, ये हमें देखना है। एक बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश का गठन कोई फाइनेंशियल वायबिलिटी के आधार पे नहीं हुआ था। जब हिमाचल बना था तो उसमें ये था कि लोगों की पॉलिटिकल एस्पिरेशंस कैसे पूरी की जा सकती हैं, उनकी राजनीतिक अभिलाषाएं कैसे पूरी की जा सकती हैं। तो ये प्रदेश जो है काफ़ी हद तक केंद्र पे आश्रित प्रदेश है, लेकिन अगर केंद्र मदद नहीं करेगा उसके बावजूद भी हम प्रदेश को कैसे चलाना है, हम उस रणनीति पे भी बाकायदा काम कर रहे हैं। लेकिन हमें फ़ख्र है, हमारे डॉक्टर YS परमार हिमाचल प्रदेश के निर्माता जिन्हें कहा जाता है, जिन्होंने पहला हिमाचल प्रदेश जिनकी बदौलत बना, और वीरभद्र सिंह जी जिन्होंने उस बने हुए हिमाचल में रंग भरे। इन नेताओं ने बहुत रास्ते दिखाए हैं, उस समय क्या था और आज क्या है, बहुत बड़ा बदलाव आया है। लेकिन आप देखते हैं आज हम चंडीगढ़ में बैठे हैं, चंडीगढ़ में हमारा हिस्सा है, चंडीगढ़ में हमारा हक है, लेकिन हम छोटे हैं, हमें ये छोटा सोच के हमें दबाया जा रहा है। 7.19% हिस्सा चंडीगढ़ में जो है हमारा है। अगर पंजाब का चंडीगढ़ है, हरियाणा का चंडीगढ़ है क्या, तो चंडीगढ़ हिमाचल का नहीं है। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि ये बड़े राज्य हैं, इनको छोटे भाई को जो है सम्मान से जो है उसका हिस्सा देना चाहिए। लेकिन हमें अदालतों में जाना पड़ा है, हम देश की सबसे बड़ी अदालत में जो है हमने जाके भाखड़ा ब्यास प्रबंधन की बात मैं आपको करूं, पानी पे हमारा अधिकार है, नदियां हमारी हैं, पानी वहां से बह के आ रहा है, उसमें हमारा हिस्सा है, हमें उस पानी को इस्तेमाल करने के अधिकार से भी वंचित किया जाता है कि आप हमारे से NOC लिए बगैर पानी इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इसलिए जो हमारा हक है, जो हमारे हिस्से हैं, उनकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे, लेकिन
कुल कुल मिला के हम तो देखो शांत प्रिय प्रदेश है, देवभूमि है और वीर भूमि है। हमारे लोग किस ढंग से शहादतें देते हैं सरहदों पे। आप कोई भी मसला देख लो, जिस दिन भी कहीं हमला हुआ होगा, आपको कोई ना कोई हिमाचल की शहादत की मिलेगी। शहादत आपको नज़र आएगी। आपको हमारी देवियाँ, हमारे मंदिर हर जगह आप देखते हैं। वैसे कुदरत ने हिमाचल को दिल खोल के दिया है। नदियाँ हैं, झरने हैं, बर्फ़ है, पहाड़ है, गगनचुंबी चोटियाँ हैं। बहुत कुछ किया जा सकता है, बहुत कुछ प्लान किया भी जा रहा है। लेकिन हमारा हमारा जो है बजट का बहुत बड़ा हिस्सा जो है कमिटेड लायबिलिटीज़ है। जी विकास के लिए पैसा कम है। जी। तो इसलिए हमें उस सब का जो है बंदोबस्त करना है। मुकेश जी, जैसा आपने कहा, बहुत संसाधन दिए हैं प्रकृति ने। ऐसे संसाधन मानवीय आधार पर भी डेवलप हुए हैं। ऐसे प्रयास उनमें आपके भी रहे हैं। उद्योग मंत्री रहते हुए राज्य में औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुए हैं और ये सोचकर विकसित किए गए थे कि हिमाचलियों को यहाँ पर रोज़गार मिले। लेकिन बद्दी हो, बरोटी वाला हो, परवाणु हो, काला अम्ब हो, या फिर आपका जो अब तेज़ी से उभर रहा है क्षेत्र टाली वाला, ऊना का क्षेत्र, वो हो, ये अप्रवासियों के हब बन गए हैं। ऐसा क्यों है कि हिमाचलियों को यहाँ रोज़गार नहीं है? सख्त मापदंड क्यों नहीं अपनाए जा रहे? और हिमाचल में, जैसा आपने कहा कि आईआईटीज़ हैं, कॉलेजेस हैं और प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, इनमें ऐसी चीज़ें क्यों नहीं डेवलप की जा रही कि कैंपस नौकरी मिले और लोग जो हैं वो हिमाचल के बेरोज़गारों को रोज़गार देने के लिए बाध्य हो जाएं? ऐसे प्रयास क्यों नहीं है और ये क्या सख्ती होनी चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है कि अब तक जो इंडस्ट्री आई है वो बॉर्डर पे आई है। जी आपने देखना कि जहाँ भी इंडस्ट्री आई है वो बॉर्डर पे आई है, चाहे वो बद्दी है, चाहे वो नालागढ़ है, चाहे वो टालीवाल है, चाहे वो पांवटा साहिब है। प्रदेश के अंदरूनी इलाकों में कारखाने नहीं लगे हैं और प्रदेश के अंदरूनी इलाकों में कारखानेदार जाते भी नहीं हैं, क्योंकि भाड़े की समस्या है, रॉ मटेरियल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में ज़्यादातर रॉ मटेरियल बाहर से ही आता है, फिर फिनिश्ड गुड भी बाहर ही भेजनी पड़ती है। इसलिए ले दे के जो है कारखाने बॉर्डर पे लगते हैं। अभी भी जितने भी प्रपोजल आते हैं सब इसी किस्म के आते हैं। उससे ये हो जाता है कि जहाँ पे बॉर्डर है वहाँ आसपास के दूसरे प्रदेशों के लोग जो हैं नौकरियों के लिए जो है उनको आना सरल है, आसान है, इसलिए वो आते हैं। दूसरा ये है कि कुछ ऐसे काम हैं जो हिमाचल के लोग नहीं करना चाहते। जी वो लोग ऐसे स्पेसिफिक काम है जो करते ही बाहर के लोग हैं। चाहे लेबर का काम हो गया। चाहे लेबर का काम हुआ, ज़्यादातर वो जो है बाहर के लोग आके काम कर जाते हैं। हिमाचली एक लेवल तक का काम जो है करता है। इसलिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। फिर भी हमने कहा जो है रूल्स बना रखे हैं कि 80% लोगों को जो है फैक्ट्रियों में काम देना पड़ेगा। अब नए सिरे से सरकार बनी है, अब सारी चीज़ें रिवाइज़ की जा रही हैं, संशोधन किया जा रहा है। तो अब देखते हैं कि आगे आगे इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे बढ़ेगा कि इन सब चीज़ों को इफ़ेक्टिवली कैसे लागू किया जा सके। वैसे आपकी सूचना के लिए मतलब कि एशिया का सबसे बड़ा फार्मा का हब है हिमाचल प्रदेश। जी हाँ। एशिया का। जी और इतने बड़े पैमाने पे दवाइयाँ यहाँ पे बनती हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो जिन पोस्टों पे जो टॉप लेवल की पोस्टें हैं वो बाहर के लोग आ जाते हैं, जी वो समहाउ हिमाचलियों को नहीं दी जाती हैं। लड़ाई उनको लड़ने की है। अगर लीडरशिप में या जो है टॉप एडमिनिस्ट्रेशन में लोग हिमाचल के आएंगे जी तभी जो है निचले स्तर तक लोग ऐड हो सकेंगे। जी। मुकेश जी, चलिए आपके विभाग पर आते हैं, आईपीएच पर, जल शक्ति विभाग। 10 सालों की पाइपें खरीद ली गई। ये घोटाला है या विकास की सीढ़ी? ऐसा क्यों? नहीं, देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि अब जैसे हम पावर में आए हैं, मेरे पास जल शक्ति विभाग है, इरिगेशन है, सीवरेज है, इसमें फ्लड्स का है,
और सिंचाई का काम है दूसरा। अब पूरब में क्या हुआ, मैं बहुत ज़्यादा उस पोस्टमार्टम में तो जाना नहीं चाहता, तब तो फिर जी सारा काम इसी में लग जाएगा कि और आगे बढ़ने का रास्ता तलाशना पड़ेगा। ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जल जीवन मिशन आया था 4500 करोड़ रुपए का, और लगभग सारा 2024 तक जो पैसा खर्चना था 2022 तक ही खर्च दिया गया। 2000 करोड़ रुपए की पाइप खरीद दी गई, जी और उसके अलावा जो है दूसरे खर्चे करके जो है वो कर दिया। लेकिन हमें सिंचाई की तरफ आगे बढ़ना है, खास तौर पे सिंचाई जो मसला खेत को पानी पहुंचाना है, बहुत बड़ा मसला। मैं आपको अभी भी बताता हूँ, शाह नहर का प्रोजेक्ट कब से बना है, आज दिन तक खेत को पानी नहीं लगा। जी फीना सिंह का एक डैम है, अभी मैं देख रहा था 286 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं, लटका हुआ काम है। अब 300-350 करोड़ और चाहिए उसको कंप्लीट करने के लिए। अभी भी मैं यूनियन मिनिस्ट्री से मिल के आया कि 50% पैसा हिमाचल लगा चुका है, 50% पैसा आप लगाएं जी ताकि ऐसे प्रोजेक्टों को कंप्लीट किया जा सके। सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आपने कोई प्रोजेक्ट बना दिया, जब उससे आपने खेत तक पानी नहीं पहुंचा जी तो जो है, ये तो आप पहले से जानते हैं कि ज़मीन लोग हमारे उजड़े, डैम हमारी धरतियों पे बने, जी प्रोजेक्ट्स हमारी धरतियों पे बने, लेकिन हमारे लोग आज दिन तक तरस रहे हैं। कोई जो है राजस्थान के साथ झगड़े चलते रहे, कोई कोई दूसरे प्रदेशों के, पंजाब के साथ चलते आज रहे। भी विस्थापित हैं। आज भी लोग विस्थापित हैं, और इसलिए कोशिश हमारी ये है कि किसी भी ढंग से अब जो बची हुई ज़मीन है, जो जिनको पानी नहीं पहुंचा है, उसको पानी पहुंचाने का बड़े पैमाने पे काम किया जाए। जी जी अभी हम राष्ट्रीय औसत से भी नीचे हैं, 20-22% ज़मीन को पानी लगता है। जी तो हमने काम शुरू किया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हम आने वाले टाइम में इस सेक्टर में काम करेंगे। हमने पहले 922 करोड़ रुपए की लागत से फ्लड चैनलाइजेशन का काम किया था, 1500 करोड़ लगा टोटल। लेकिन उससे जिस ढंग से ज़मीन रिक्लेम हुई, अब उसको पानी लगाने का मसला है। लेकिन लोगों ने 5 साल के दौरान इतनी ज़्यादा माइनिंग की कि सब कुछ उजाड़ के रख दिया। 15 अरब रुपए राष्ट्र का लगा हो, और उसको जो है माइनिंग के तले उजाड़ दिया जाए। अभी तो मैंने आदेश दे दिए कि कोई भी हमारे पानी की स्कीम हो, कोई हमारा पुल हो, कोई हमारी बिल्डिंग हो, अगर इसके आसपास कोई माइनिंग करता है, बेतरतीब माइन करता है या उसको नुकसान पहुंचाता है, FIR दर्ज करके उनके खिलाफ कानून के मुताबिक काम करो। लेकिन नहीं थी विल पावर, तो माइनिंग में लोग दनाते रहे। सारे उत्तर भारत को रेत आपने देखा हिमाचल से आता रहा, दिल्ली तक रेत हिमाचल से जाता था, अमृतसर, लुधियाना, जालंधर, ट्रकों के ट्रक जो हैं लोग। अब हमने कहा है कि इसके लिए कड़े प्रावधान किए जाएं। यही मुकेश जी मैं पूछना चाह रहा था। आपने बीते दिनों भी कहा कि खनन माफिया जो प्रदेश में शुरू से ही हावी रहा है, खनन माफिया पर आपने सख्ती अपनाते हुए ये कहा कि खनन माफिया गिरेगा, और भाजपा कहती है कि रेट फिक्स हो गए। ये आरोप क्यों? और ये मुद्दा भी उठता है कि कांग्रेस जब सत्ता में आती है तो कांग्रेसी समर्थक खनन माफिया खड़ा हो जाता है, और भाजपा जब सत्ता में आती है तो भाजपा समर्थक माफिया खड़ा हो जाता है। तो इस पर काबू पाने के लिए क्या प्रयास हुए? ये देखिए, सबसे बड़ी पहली बात मैंने आपको कही कि राजनीतिक इच्छा शक्ति के बगैर कुछ हो ही नहीं सकता। मुझे पूरी मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि पिछले शासन में 5 साल तक सरकार का समर्थन था माफिया को। जब कोई ऑफिसर फील्ड में नहीं जा रहा है, जब पुलिस का कोई भी ऑफिसर फील्ड में नहीं जा रहा है, DC कुर्सी से नहीं उठ रहे हैं, SP जो है उस तरफ को देख नहीं रहा है, बड़े बड़े ट्रक जा रहे हैं, 10 टन की जगह 12 टन की जगह 60 टन लेके जा रहे हैं, हाई बॉडीज़ के ट्रक जा रहे हैं, पूरी इतने गड्ढे कर दिए हैं कि उसमें चाहे हवाई जहाज पूरा फिट हो जाए। लेकिन इसके रूल्स हैं, माइनिंग के भी कुछ रूल्स हैं कि आप माइनिंग कैसे करेंगे।
आपको जो है जो एरिया अलॉट किया जाता है उसमें आपको बुर्जियाँ लगानी पड़ती हैं कि आप इससे बाहर ना करें, और उसके बाद कितने इंच तक आप जो है खनन करेंगे, कौन मैनुअल करेंगे या किस तरीके से करेंगे। यहाँ तो लोगों ने पॉकलाइन्स खरीद ली एंड और जो है जेसीबीज खरीद ली और वो सारी जो है खड्डों के अंदर खड़ी कर दी। ट्रक आते थे, एक एक दिन में जो है 200 200 500 ट्रक लद के जाते रहे, लेकिन कोई उनकी तरफ देखता नहीं था। स्कूटर वालों का चालान हो जाता था, मोटरसाइकिल वालों का चालान हो जाता, कार में सीट बेल्ट नहीं लगाई उसका चालान हो जाता था, लेकिन जो 60 टन 70 टन 80 टन लेके जा रहा है उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं था। तो व्यवस्था में परिवर्तन होगा ऐसी बात नहीं है। ये देखो कुछ काम करने वाले हैं, जैसे नशे का मसला है, हिमाचल प्रदेश में भी नशे ने अपनी गिरफ्त बनाई है जी। बड़े पैमाने पे। हमने अब कह दिया है स्पष्ट तौर पे, मैंने तो आज भी कॉलेज के फंक्शन में मैंने तो आज भी अनाउंस किया कि पुलिस को साफ तौर पे कहा है कि आप ये सिंथेटिक ड्रग वाले, चिट्टे वाले कोई बख्शने नहीं है। कोई फ़ोन कोई पॉलिटिशियन करेगा नहीं, कोई हमारे पास आएगा नहीं। हमने तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी और ऊना में साफ तौर पे ऐलान किया, भाई हमारे पास कोई नहीं आएगा। जिसका बच्चा चिट्टे में पकड़ा जाता है वो जेल में जाएगा, कोई किसी की मदद नहीं होगी, क्योंकि जितने लोग मरे हैं, जितने बच्चों की जानें गई हैं, जिस ढंग से ये नेक्सस आगे फैला है, ये अमृतसर से या पाकिस्तान बॉर्डर से अमृतसर के रास्ते से आ रहे हैं या अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं या ड्रोन टेक्नोलॉजी से आ रहे हैं, लेकिन पंजाब के साथ लगता बॉर्डर है, बहुत लोग आ रहे हैं। अभी कल भी हमने देखा ऊना में 70 ग्राम पकड़ा गया, एक 200 ग्राम अभी पकड़ा गया। ये तो इन पे तो हमें निर्णायक एक्शन करना है, जो मर्जी हो जाए। राजनीति एक तरफ रही, लेकिन लोगों के जीवन से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। इसलिए हमने कहा इनकी संपत्तियां जब्त करो, इनको जेलों में डालो और कड़े से कड़ा कानून बनाया जाएगा, जो भी कुछ होगा। तो ये तो एक समाज से जुड़े हुए मसले हैं। जी। मुकेश जी, वॉल्वो बस मसले पर आते हैं। निजी वॉल्वो, आपने सत्ता में आते ही सख्त आदेश दिए थे कि निजी वॉल्वो पर अंकुश लगाया जाए, जो राज्य में इलीगल चल रही है। इलीगल है तो उसको प्रदेश के बॉर्डर पर ही क्यों नहीं रोक दिया जाता? आज भी बसें चल रही हैं, कैसे काबू पाया जा सकता है? या फिर क्या कोई ऐसी नीति बनाने के लिए ट्रांसपोर्ट विभाग सोच रहा है कि आने वाले समय में निजी बसों से टैक्स वसूला जाए और उन्हें परमिशन दी जाए, क्योंकि बहुत संख्या में टूरिस्ट ये लाते हैं, और अगर ये बसें अनुमति दी जाती है तो आने वाले समय में टूरिस्ट के लिए सुविधा हो सकती है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट की बसें पर्याप्त नहीं हैं वॉल्वोस के भारी पैमाने पर टूरिस्ट ला सके। क्या कोई ऐसी नीति बनाने पर विचार है? नहीं, देखिए, दो मसले हमारे ध्यान में, हमारे संज्ञान में काफ़ी देर से आए हुए हैं। इनमें से एक तो ये वॉल्वो माफिया है जी, जो कि ये सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ऑपरेशनल नहीं है, ये पूरे देश में ऑपरेशनल है। ये समस्या तमिलनाडु में भी है, ये समस्या कर्नाटक में भी है, ये समस्या हमारे भी है। और इसमें ये मैं चाहता तो मैं इनकी एंट्री डे 1 पे ही रोक देता जी, लेकिन हमने इसको सारे को अध्ययन किया है। अभी तमिलनाडु की कोर्ट का फैसला आया है, वहाँ की हाई कोर्ट का फैसला आया है कि उन्होंने कहा कि ऑपरेशन चलने दो जी, जितनी बसें हैं इनको चलने दो, लेकिन इनसे अपने एरिया में एंटर करने की पर सीट जो है आप पैसा ले लो जी। और अब मैंने उसका अध्ययन करने को कहा है कि हम देखो, एक बात तो मैं आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ, अगर वॉल्वो माफिया इतने बड़े पैमाने पे चला है जी, तो किसी का तो संरक्षण होगा जी। तो आज अगर चलेगा तो लोग हमें भी कहेंगे कि इनका संरक्षण होगा तभी चल रही हैं बसें, अदरवाइज़ क्यों नहीं बंद हुई। लेकिन क्योंकि इतनी लद के आती हैं, टूरिज़्म के साथ जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है और लोगों को रास्ते में तो उतारा नहीं जा सकता और लोग ला रहे हैं, तो इतना ज़रूर है, या तो सारी की सारी जो है सड़क से हटेंगी या फिर सारी की सारी पे टैक्स लगा दिया जाएगा। ये चंद दिनों की बात है। अब अध्ययन हो रहा है, उसके मैंने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को कह दिया है कि इस पे फाइनल डिसीजन हम करने वाले हैं। और कोर्ट ने एक हमें बहुत स्पष्ट तौर पे मार्गदर्शन कर दिया गया है, किसी एक हाई कोर्ट का फैसला आ गया है कि अगर उनके प्रदेश में जो है वॉल्वो माफिया ने ऑपरेट करना है तो बिना पैसे से नहीं होगा। हमारी HRTC की बस चलती है
तो उसको जो है लॉग बुक भी भरनी पड़ती है, उसको ऑडिट भी होता है, उसको हिसाब भी देने पड़ते हैं। जी। और एक ये है कि अपनी मर्जी से गाड़ी चलाई, मर्जी के किराए लिए। मर्जी के किराए लिए, हमारे फिक्स्ड किराए हैं, हमारा ड्राइवर कंडक्टर उसको बदल नहीं सकता। ये जो है 1000 का किराया 500 में भी कर देंगे, सीट भरने के लिए कोई भी पापड़ बेल लेंगे। इसलिए जो है compete तो इनसे क्या करना है, लेकिन ये है कि जिसने भी हिमाचल प्रदेश में काम करना है, हमारा टैक्स हमें दे, जी। जो हमारा बनता है। अब देखो, ये कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि हिंदुस्तान में पिछले दिनों जितनी भी गाड़ियाँ, लंबी गाड़ियाँ रजिस्टर, बेशकीमती गाड़ियाँ रजिस्टर हुई, जो कारें थी, जी। आपने देखा होगा वो सारी हिमाचल नंबर की हैं। जी। चंडीगढ़ में आप किसी होटल के बाहर चले जाओ, किसी बड़े सेक्टर में खड़े हो जाओ, आप देखना जितनी भी लंबी गाड़ियाँ आएंगी, शानदार गाड़ियाँ आएंगी, उसमें सब पे हिमाचल का नंबर लगा होगा। भाई ये कब जी। से हिमाचली बन गए, जी। इन्होंने कहाँ से गाड़ियाँ डाल ली? तो जब हमने पता कराया तो हमें पता लगा कि ये सब गाड़ियाँ हिंदुस्तान में बैन थी, ये रजिस्टर नहीं हो सकती थी। अच्छा। पूरे हिंदुस्तान में ये गाड़ियाँ रजिस्टर नहीं हो सकती थी। इन्होंने जो है ऐसा नेक्सस बनाया, कुछ दलालों के साथ मिलके, कुछ अफसरों के साथ, कर्मचारियों के साथ मिलके, इन्होंने पोर्टल में बेईमानी करके, और जैसे 1 करोड़ की गाड़ी है, जी। उसकी जो है कागजों में वैल्यू बदल दी, 20 लाख रुपए की करके जो है उसकी हिमाचल प्रदेश में रजिस्ट्रेशन कर दी। हालांकि वो गाड़ियाँ पूरे हिंदुस्तान में रजिस्टर नहीं हो सकती थी। ये फैसला हो चुका था हिंदुस्तान में कि ये गाड़ियाँ अब रजिस्टर नहीं होंगी, लेकिन हिमाचल प्रदेश में हो गई। इजी टारगेट ढूंढा गया, वहाँ देखा कि क्या किया जा सकता था। तो अभी 2000 गाड़ी तो मेरे संज्ञान में आई है। जी। मैंने 2000 गाड़ी पे सब पे 1-1 लाख रुपए फाइन लगाने के निर्देश दे दिए हैं। और उसके बाद हम उसको इंक्वायर करेंगे कि क्या क्या ये इसमें क्या करना है, गाड़ियाँ जब्त करनी है जी। या FIRs करनी है या मालिकों को लाना है, क्या करना है, वो तो एक बड़ा काम है। लेकिन आप देखिए कि जो धन्ना सेठ हैं, जो रईस लोग हैं देश के, उन सब लोगों ने मिलकर फॉर्जरी करके जो है हिमाचल प्रदेश में गाड़ियाँ रजिस्टर करा दी। तो मुकेश जी, क्या ऐसे लोगों के गिरेबान पर भी हाथ डाला जाएगा, अफसरशाही, नहीं, जिन्होंने इसको प्रोत्साहन दिया और जिनकी वजह से ऐसा हुआ? नहीं, देखिए 2 तरह के लोग हैं। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जी लिबरल व्यू लेके इनको फाइन करके जो है छोड़ दिया जाए। एक दूसरे लोग हैं जो कि कहते हैं कि नहीं, देश के कानून के साथ खिलवाड़ किया गया है। आप 1 करोड़ की गाड़ी 20 लाख में रजिस्टर करा रहे हैं, आज से 80 लाख के आप टैक्स चोरी कर रहे हैं। दूसरा, आप फॉर्जरी भी कर रहे हैं, आपने डॉक्यूमेंट बदल दिए। तो है तो पेचीदा, है तो घोटाला ही है। और इसमें अगर हम उस पे आ जाएं तो पूरे 5 साल हमारे इसी में निकल जाएं कि कोई गाड़ी महाराष्ट्र से लानी है, कोई कर्नाटक से लानी है, कोई चंडीगढ़ से लानी है, कोई दिल्ली से लानी है, पकड़ पकड़ के उनको गोदामों में भरना है। फिर उनका हम क्या करेंगे कि किस कदर करेंगे। तो ये जो है माफिया जो है हर फील्ड में, ट्रांसपोर्ट में कितना बड़े पैमाने पे रहा है, तो आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन अब हमने ये किया है कि हिमाचल प्रदेश में हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे पास ट्रांसपोर्ट विभाग है। ट्रांसपोर्ट में हमारे पास इस समय 3500 गाड़ियों का फ्लीट है, जिसमें 1500 गाड़ियाँ जो हैं, लगभग 1000 हम समझते थे पहले, अभी मेरे को जब रिकॉर्ड दिखाया तो 1500 के आसपास ज़ीरो बुक वैल्यू की गाड़ियां हैं, जो कि ऑफ रोड करने वाली गाड़ियां हैं, जिनको सड़कों पे चलाया नहीं जा सकता, लेकिन ठोक पीट के चला रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं। तो अब हमने इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने का फैसला किया। अभी टाटा से जो लास्ट खेप डीजल की गाड़ियों की आ रही है, 350 की आनी थी, हमने उनको कहा कि हम 150 से ज़्यादा नहीं ले सकते। हम 300 गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अब लेने जा रहे हैं, और आने वाले समय में सब गाड़ियाँ इलेक्ट्रिक की जाएंगी। टेक्नोलॉजी का शिफ्ट हो चुका है, उस तरफ को जाएंगे। दूसरा, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो 19 गाड़ियाँ थी हमारे पास, जो छोटी गाड़ियाँ थी, हमने वो सारी डीजल की हटा दी और उसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियों का बेड़ा शामिल कर दिया। नागरिकता घर से आरंभ होती है, पहले अपना घर ठीक हो, सब देखेंगे। ये इन्होंने भी शुरू किया है, तो चार्जिंग स्टेशन वगैरह लगाने हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ना है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं। तो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में
इस तरह की इनोवेशंस अभी लाई जा रही हैं, बात की जा रही है। और उसके उसके अलावा जो है हमारे पास जो कल्चर मिनिस्ट्री मेरे पास है, उसमें भी हम बहुत बड़ा शिफ्ट दे रहे हैं प्रदेश के मंदिरों के विकास के लिए, उत्थान के लिए, भव्यता के लिए, सफाइयों के लिए। जो है वो सारी बातें जो हैं अब हम करना शुरू कर रहे हैं। अभी जुमा सरकार को आए 2-2.5 महीने हुए हैं, अभी पहला बजट भी नहीं आया है। जी। लेकिन मैं एक बात आपको ये कहना चाहता हूँ, जिस बात पे आप शक की नज़र से देख रहे हैं, जो कांग्रेस सरकार की गारंटियां हैं वो हम निश्चित तौर पे उन पे अमल करेंगे, उनकी तरफ बढ़ेंगे, जी। और जो लोगों से वायदा किया है वो पूरा करेंगे। क्योंकि आगे पार्लियामेंट का इलेक्शन है, तो बीजेपी के लोग हाय तौबा मचाना शुरू कर रहे हैं। जी मुकेश जी, अंतिम प्रश्न, भाषा, कला एवं संस्कृति, यह विभाग आज आपके पास है, और राज्य के मंदिर, बहुत से मंदिर ऐसे हैं जो जर्जर हो चुके हैं, बिखर चुके हैं, और वो बहुत प्राचीन मंदिर हैं। उनके जीर्णोद्धार के लिए क्या योजनाएं हैं? चिंतपूर्णी मंदिर जो आपके ज़िले का ही है, बहुत साल पहले एक योजना बनाई गई थी कि नंगल से वहाँ तक रज्जू मार्ग बनाया जाएगा, कागजों में ही दरी की दरी रह गई। कभी पंजाब गवर्नमेंट फंस जाती है, कभी हिमाचल गवर्नमेंट को वो शर्तें मंजूर नहीं होती। आखिर मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए क्या योजनाएं हैं आपके पास, और कैसे होगा उनका विकास? ये देखिए, एक बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जब हिमाचल बना, फिर मैं उसी बात पे आता हूँ कि हिमाचल बनते समय हिमाचल के साथ बहुत धोखा हुआ। जहाँ जहाँ रेल लाइनें आई, जी। वहाँ वहाँ कट लगा दिया। जैसे आप देखो, कालका में रेल लाइन थी, जी। तो कालका हरियाणा में रह गया। उसके बाद नंगल में रेल लाइन थी, जी। तो वो पंजाब में रह गया। होशियारपुर में रेल लाइन थी, वो पंजाब में रह गया। गढ़शंकर में रेल लाइन थी, तो वो पंजाब में रह गया। जेजो में रेल लाइन थी, तो वो पंजाब में रह गया। पठानकोट में रेल लाइन थी, तो कट इस तरीके से मारे गए जी। ताकि हिमाचल को जो है आइसोलेट कर दिया जाए जी। विकास की उससे। अदरवाइज अगर ये स्टेशन, कुछ स्टेशन तो निश्चित तौर पे हिमाचल में आने चाहिए थे, लेकिन वो नहीं आए। ठीक है, अनंतपुर साहब जो है, वहाँ पे पंजाबियत से जुड़ा, सिखों से जुड़ा एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थान था, तो उसको पंजाब में जाना निश्चित था। लेकिन नंगल मिलना चाहिए। उसके आसपास के इलाके जहाँ पे हमारे गांव थे, हमारे स्थान थे, इवन जेजो या जो है, ये स्थान जो है सारे हिमाचल को दिए जा सकते थे, लेकिन नहीं दिए। चलो, अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, जो डन इज़ डन। लेकिन हमें अपने विकास के रास्ते तो तलाशने पड़ेंगे। जी। हमें आगे कैसे बढ़ना है। ये तो अंग्रेज़ थे जो हिमाचल, शिमला में रेल पहुंचा गए, या जोगिंद्रनगर में रेल पहुंचा गया। हमारे लिए तो बहुत भारी चुनौती है। और ख़ास तौर पे पिछले रजीम में आपने देखा कि जयराम और अनुराग ठाकुर की जो लड़ाई थी, जयराम मुख्यमंत्री थे, अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री थे, उनकी लड़ाई से विकास पे बहुत बड़ा असर पड़ा है। अनुराग ठाकुर ने जयराम का हवाई अड्डा मंडी का बनने नहीं दिया। जी। और पहली ईंट भी नहीं लगी, और एक भी अधिग्रहण नहीं हुआ। और वहाँ पे जो है वो जयराम जो है रात के अंधेरे में अपने सपनों के उड़ाने करते रहे कि यहाँ पे जो है नाइट लैंडिंग भी होगी, यहाँ पे ये होगा। जबकि आज भी हकीकत है कि उसके पास लिए एक भी पैसा नहीं आया, और उसकी शुरुआत नहीं हो सकी। दूसरी तरफ जो अनुराग के सपनों का महल था कि हम ऊना से हमीरपुर रेल लाइन ले जाएंगे, और जो है उसके लिए इतना पैसा देंगे, फलां देंगे, उसको 3 बजट आ गए, हज़ार रुपए से ज़्यादा बजट में अपीयर नहीं। उसको जयराम ने डंगा लगा दिया, उसकी ज़मीन एक्विजिशन के लिए पैसा नहीं दिया। तो जो दोनों के सपनों के उड़ान जो है एक दूसरे की लड़ाई में पिसके रह गए। लेकिन अब हमें जो है क्या, किस ढंग से रेल लाइनों को आगे पहुंचाना है, या हवाई पट्टियों को आगे ले जाना है, या हेलीपोर्ट बनाने हैं, या हेलीपैड बनाने हैं, हम इन पे काम कर रहे हैं। कम से कम एक अच्छी हवाई पट्टी तो हिमाचल प्रदेश में होनी चाहिए जी है। इसलिए कांगड़ा के विस्तार की बात को मुकम्मल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी रेल लाइनों को आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है। इसलिए जो मंदिरों का विकास है,
मंदिरों का धार्मिकता का है, लोगों की बहुत मान्यताएं हैं इन मंदिरों में, लेकिन आने जाने के स्रोत तो सीमित हैं। हवाई मार्ग नहीं है, रेल लाइन नहीं है, तो इसलिए हम जहाँ इन सर्किट्स के बारे में सोच रहे हैं, वहीं पे छोटे रज्जू मार्ग जो है, रोबेज लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि चिंतपूर्णी को जोड़ा जाए, बाबा बालकनाथ को जोड़ा जाए, बिजली महादेव को जोड़ा जाए, या और भी है उस पे हम काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि हमारे मंदिरों की भव्यता भी आपको नज़र आएगी। खासतौर पे चिंतपूर्णी पे हम काफ़ी बड़ा काम कर रहे हैं। बाकी मंदिरों के भी हम दर्शनों को जा रहे हैं। साउथ के मंदिरों के हम दर्शनों के लिए जा रहे हैं, हम देख रहे हैं उनकी क्या व्यवस्थाएं हैं। बहुत बड़े और भव्य मंदिर वहाँ पे हैं। हाँ, उनके मुकाबले में हमारे मंदिरों का आकार और ज़मीनें बहुत कम हैं। तो इसलिए फिर भी कुछ देव सदन आपने देखा, कुल्लू में देव सदन बना, मंडी में देव सदन बना, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है उसको इस्तेमाल करने की भी बात है कि उसको हमने कैसे इस्तेमाल करना है। तो शुरुआत है कुछ ना कुछ धार्मिकता से जुड़े हुए, धार्मिक पर्यटन से, या जो है वहाँ पे लोगों को तीर्थ यात्राओं के लिए, या जो है जो कुछ भी हम कर पाएंगे हम करेंगे। हम एक मिशन लेके चले हैं। और मोनूमेंट, जैसे आपने मुझे कहा कि अब मुझे किसी ने कहा कि सूर्य देवता के मंदिर जाना है, तो सूर्य देवता का मंदिर हमारे वहाँ पे जो है रामपुर के पास बहुत पौराणिक मंदिर है जी। लेकिन मैंने जब उसको देखा जाके, तो मैंने देखा कि और कहा कि इसका जिक्र है शास्त्रों में, लेकिन जो उसका हालत है मंदिर की, उसको कोई देख ही नहीं रहा है। जबकि साउथ में उसके साथ का एक मंदिर है, लोग वहीं उसी का नाम लेते हैं, वहीं जाते हैं। तो अब हमने अपने अफसरों से कहा है कि आप जाके आओ, देख के आओ, हम क्या कर सकते हैं, इनकी व्यवस्थाएं कैसे कर सकते हैं, तो करेंगे। हमारे जो पुराने मॉन्यूमेंट्स हैं, पुराने मंदिर हैं, उनको किस ढंग से सजाना है, संवारना है, कि विद इन रिसोर्सेज उस पर काम कर रहे हैं। मुकेश जी, चुनौतियाँ बहुत हैं, लगता है कि सोच अच्छी है। आप हिमाचल के विकास के लिए जितना योगदान दे रहे हैं और जिस तरह से दिया जा रहा है, आने वाले समय में हिमाचल का विकास हो, उसके लिए आपके प्रयास सार्थक रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ आपका हिमाचल टुडे के कार्यालय में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी आपसे ये कहना चाहता हूँ कि हिमाचल टुडे चैनल जो है एक स्थिरता के साथ काम करे, और हिमाचल प्रदेश में अभी जो है दूरदर्शन भी 24/7 हुआ है जी। और दूरदर्शन भी आधा घंटा के लिए शुरू हुआ था, लेकिन अब बहुत सालों के बाद जो है उसके बारे में फैसला हुआ है। लेकिन आप जो है हिमाचल प्रदेश के कल्चर को, संस्कृति को, हिमाचल प्रदेश के मंदिरों को, हिमाचल प्रदेश के नृत्यों को, हिमाचल प्रदेश की वेशभूषा को, और बच्चों को जो है अपने चैनल पे जितना लाएंगे। राजनीति तो एक पहलू है, लेकिन जो पूरे हिमाचल की तस्वीर है आपके हिमाचल टुडे चैनल के माध्यम से आए, इसके लिए मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। आप आगे बढ़ें, और कम से कम एक ऐसा चैनल जो कि हिमाचल प्रदेश जिस पे नाज कर सके आने वाले समय में, कि हमारा भी कोई चैनल है, उस तरीके से आप आगे बढ़ें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मुकेश। आज के इस खास प्रस्तुति में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत, और हिमाचल की खास खबरों के लिए बने रहिए हिमाचल टुडे के साथ।